Welcome aspirants to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the first lecture of our World History series. So this is a new beginning and a new series that we have started और इसके बारे में इसके लेक्चर प्लान के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा. अगर नहीं देखा तो द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. और शुरुआत करेंगे रेनेसां से. द फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ. लेकिन इस रीबर्थ को समझने से पहले यूरोप के अंदर जो मिडिल एजेस की कंडीशन थी उसको समझना जरूरी है कि वहां पे फ्यूडलिज्म था, चर्च का क्या रोल था. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पे है. हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि फ्यूडलिज्म क्या था, किस तरीके से वो काम कर रहा था, किस तरीके से उसने बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में कर रखा था, हाउ द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर, और एट द एंड हम देखेंगे कि चर्च का रोल क्या था इन सब में. सो विल स्टार्ट विद द फ्यूडलिज्म. दो पार्ट है हमारे आज के लेक्चर के, एक है फ्यूडलिज्म और दूसरा है चर्च. तो शुरुआत हम करेंगे फ्यूडलिज्म से. If we talk about the medieval period Europe, it is considered to be this roughly this 900 years, 600 AD से 1500 AD तक का जो पीरियड था, इसको हम बेसिकली मिडिवल एज कहते हैं यूरोप के अंदर. और यहाँ पे जो वर्ड फ्यूडलिज्म है वो इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फ्यूड विच मीन्स कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड. तो जो वर्ड फ्यूडलिज्म है वो कहाँ से आता है? वो आता है वर्ड फ्यूड से, और इसका मतलब होता है ओनरशिप ऑफ द लैंड. मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में, इस फ्यूडलिज्म वाले सिस्टम में जो सोर्स ऑफ पावर है वो पैसा नहीं होगा, वो लैंड होगा. द लैंड विल बी द सोर्स ऑफ पावर, द लैंड विल बी द मेन सोर्स ऑफ पावर, नॉट द मनी. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई दिस फ्यूडलिज्म डेवलप्ड. फ्यूडलिज्म को अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं कि ये फ्यूडलिज्म आया कहां से. ये बेसिकली जब आया जब there was no central political authority, especially in Western Europe. There was no central political authority, or rather the whole Western Europe, it has disintegrated into many small and big kingdoms. So 6th 8th century की अगर हम बात करें, उस दौर की बात करें, तो यूरोप जो है there was nothing called as central authority. और जब भी central authority नहीं होगी तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो है, छोटे बड़े साइज के जो है किंगडम्स, ये डेवलप होने लगेंगे, ये बनने लगेंगे. और ये जो लोकल लॉर्ड्स हैं जो इन किंगडम्स को रूल करेंगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे. इवन अ कंडीशन विल बी देयर व्हेन दीज स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, दिस लोकल लैंडलॉर्ड्स और दिस लोकल लॉर्ड्स, दे विल बी मोर पावरफुल देन द किंग. दे विल बी सो पावरफुल दैट दे विल बी कंट्रोलिंग the whole affairs of the society. इंडिया में भी ऐसा हुआ. आप इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं जब भी एक बड़ा किंगडम, जैसे आप मौर्यंस के बाद देखेंगे तो बहुत जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर है वहां पे आप देखेंगे तो बहुत सारे किंगडम्स या छोटे छोटे लॉर्ड्स जो हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे. उसके बाद हम देखते हैं गुप्तास के बाद ऐसा होगा होता है इंडियन हिस्ट्री में. औरंगजेब की डेथ के बाद भी ऐसा ही होगा जब लार्ज किंगडम. सो व्हेनेवर जब लार्ज किंगडम इस तरह, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो द सेंट्रल अथॉरिटी, द सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज लॉस्ट. और इंडिया के अंदर भी छोटे छोटे किंगडम्स, हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सारे ये छोटे छोटे, अहमदनगर, बीजापुर, ये छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं ये एमर्ज हुए बिकॉज देयर वाज नो सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी. और ये जो फ्यूडलिज्म था, ये जो फ्यूडल सिस्टम था यूरोप का, इसमें अगेन एंड अगेन यू शुड कीप इन माइंड कि लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ पावर, नॉट द मनी. नाउ हाउ दिस स्टार्टेड. दिस वाज नॉट समथिंग which arise all of a sudden. कई ऐसे इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से इमर्ज हो जाते हैं. कई ऐसे सिस्टम होते हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो एक नया सिस्टम इमर्ज होके आता है. तो ये इसी तरीके का जो सिस्टम है, हम जब इजिप्शियन हिस्ट्री को देखते हैं, इजिप्ट को, तो वहां पे जब ओल्ड किंगडम
का खत्म, जब खात्मा होगा, जब ओल्ड किंगडम खत्म होगा, तब हमको इस तरीके का फ्यूडलिज्म दिखेगा। एंशियंट ग्रीस में भी जब एज ऑफ हॉमर खत्म होगा, उस दौर में भी हमें इस तरीके का वो दिखेगा। रोमन सोसाइटी में भी जब वीकर सेक्शन जो था, इसने क्या किया, इसने जो जो वीक रोमन एम्पायर ने, या जो रोमन सोसाइटी है, इसने जो कहना चाहिए कि जो वीकर सेक्शन था, जो कमजोर तबका था समाज का, उसने अपील की किससे, रिच पीपल से, कि आप जो है हमारी रक्षा करो, आप जो है हमारी हिफाजत करो, और उसके बदले में हम क्या देंगे, हम आपको अपनी लॉयल्टी देते हैं, हम आपको सर्व करेंगे। यू सेव अस, वील सर्व यू। इस प्रिंसिपल पे ये फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है। था क्या ये फ्यूडलिज्म? ये जो टेबल यहां बना हुआ है, ये जो पिरामिड जो बना हुआ है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये फ्यूडलिज्म पूरे यूरोप में जो उस वक्त में फैला था, ये था क्या। सबसे टॉप पे था किंग, और ये जो किंग या क्वीन, जो भी किंग या क्वीन था, ये एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ओन करता था। ये क्या करता था, एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ओन करता था। उसके नीचे थे चर्च ऑफिशियल्स एंड नोबल्स। ये भी लैंड ओन करते थे, और ये किंग के नाम पे, एक्चुअली किंग के जो लैंड था उसको क्या करते थे, ये ओन करते थे। और क्या होता था, बहुत लाइक ह्यूज लैंड, बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से जो पावर और वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको इस लेवल पे आपको पावर का, वेल्थ और कंसंट्रेशन दिखेगा। उनसे नीचे जो होते थे वो होते थे नाइट्स। ये बेसिकली वॉरियर्स थे जो नोबल्स को कहना चाहिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। और ये जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे नाइट्स, किसे, इनको, इन नोबल्स को, उसके बदले में क्या करते थे, इनको क्या मिलता था, ये जो लैंड इनके पास यहाँ पे था, उसकी ओनरशिप तो नहीं, लेकिन उसका मतलब मालिकाना हक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरीके से इनको वो पीस ऑफ लैंड, जब तक ये मिलिट्री सर्विस देंगे तब तक ये पीस ऑफ लैंड उनका। वरना ओनरशिप, एक्चुअल ओनरशिप किसके पास थी, अगर आप वैसे देखेंगे तो एक्चुअल ओनरशिप तो यहाँ थी किंग के पास। नाइट्स, अब भाई वॉरियर आदमी है ना, नाइट है, और नाइटहुड है उसके पास, तो क्या अच्छा लगेगा वो खेत में हल जोतेगा? नहीं। तो वो खुद नहीं करता था, वो क्या करता था, ये पीजेंट्स को काम दिया जाता था, पीजेंट्स एंड सर्फ को। इसे हम जो हमने आगे चल के हमने जैसे सर्फडम का, तो ये पीजेंट्स और सर्फ को ये काम दिया जाता था कि वो जो है यहाँ पे जो खेत है, ये जो है सारी चीजें जो है, खेती का काम है, लैंड कल्टीवेशन है, सारा काम कौन करेगा, पीजेंट्स करेगा। किसके लिए, नाइट्स के लिए। और नाइट्स क्या करेंगे, उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। ये काम भी करते थे, ये टैक्स भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन नाइट्स इसके बदले क्या कर रहे थे, इनको भी मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, और ये जो नीचे के लोग थे इनको भी वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए तो उनके लिए काम कर रहे थे। यहीं से तो फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है यूरोप में। एक और टेबल देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था, हाउ दिस फ्यूडलिज्म एक्चुअली वर्क। सबसे टॉप पे कौन था, किंग। किंग क्या कर रहा था, किंग प्रोवाइडेड मनी, आर्मी ऑन डिमांड्स एंड बेस्टोज लैंड्स ऑन हिज मेनी नोबल्स। तो ये क्या करते थे, किंग ने नोबिलिटी को लैंड दिया, बदले में क्या हो रहा था, इट प्रोवाइड्स ये इनको मिलिट्री सर्विस भी दे रहे थे और वो भी दे रहे थे। नोबिलिटी क्या कर रहा था, नोबिलिटी ने ये लैंड कैसे दे दिया, नाइट्स को, ठीक है। नाइट्स उसके बदले क्या कर रहे थे, देन अगेन प्रोवाइडिंग द मिलिट्री सर्विस ऑन डिमांड। और नाइट्स के नीचे कौन थे, जो पीजेंट्स थे, जिन्हें हमने वैसल्स कहा। वैसल्स के पास क्या था, नाइट्स इनसे कल्टीवेट करा रहे थे, इनसे काम करवा रहे थे, तो और मिलिट्री सर्विस और फूड जो है वो नाइट्स को यहां से मिल रहा था। सो ये एक तरीके से एक पूरा एक चेन सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया, एक सिस्टम डेवलप हुआ यूरोप के अंदर, जहां एक्चुअल ओनरशिप जो थी वो किंग के पास थी। हाउ वाज, अगला जो पार्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा था, ये जो फ्यूडल हायरार्की है ये कैसे काम कर रही थी। देयर वर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ये फ्यूडलिज्म बेस था। बेस जो था इस चीज का, इस फ्यूडलिज्म का, इस फ्यूडल सिस्टम का, वो ये था कि जो वीक और इनोसेंट पीपल है, मतलब जो यहाँ पे ये जो वैसल्स हैं, या आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो समाज का तबका था, ये क्या था, ये कमजोर था, और इनको जरूरत किसकी थी, पावरफुल लोगों की।
किंग यहाँ पे बहुत कमजोर था। क्यों? क्योंकि किंग के पास एक्चुअल ओनरशिप थी ही नहीं। क्यों? रीजन ये था कि लेट्स से ये इसी तरीके से था, दिस वाज द लार्जेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, लेट्स से दिस वाज द लार्जेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन, तो इनकी लॉयल्टी इसके लिए होगी या इसके लिए होगी? डेफिनेटली जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो उनको लैंड दे रहा है, जो उनको लैंड कल्टीवेट करने के लिए दे रहा है। तो पीजेंट्स की या जो सर्वडम थे, या जो इनको हमने वैसल्स कहा, ये जो वैसल्स थे, इनकी लॉयल्टी किधर थी? इनकी लॉयल्टी इधर थी। नाइट्स की लॉयल्टी किसको थी? चर्च ऑफिशियल्स या नोबल्स जिन्होंने उनको लैंड दिया, और ये किंग के लिए। लेकिन एक्चुअल अथॉरिटी जो था किंग, उसके पास किसी की लॉयल्टी ऐसा ज्यादा लोगों की नहीं थी। फाइन, सो दैट्स व्हाई द किंग वाज वीक। He could not save his subjects from plunders of foreign invaders। और इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेशन हो गया, जो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया सोसाइटी का, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो किंग्स थे, they were not able to save the subjects from the foreign invaders। तो जब राजा जो है, जो किंग है, जब वो इस चीज को नहीं कर पाएगा, जब वो अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? वो प्रजा राजा की तरफ अब नहीं देखेगी, अब वो प्रजा कहीं और देखेगी। किसकी तरफ देखा? इधर देखा, लॉर्ड की तरफ, who was the liege lord or the suzerain or the seigneur, इनकी तरफ देखा, because they were strong and they were powerful leaders who were mostly descendants of dukes, counts or margraves to make their life and property safe। तो जब इनका जो राजा था, जिसको बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करना था, जब वो इनकी तरफ नहीं देख पाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम इतनी दूर क्यों जाएं, हम राजा तक क्यों जाएं, हम ये जो नाइट्स हैं, ये जो ड्यूक्स हैं, हम इनको अपनी लॉयल्टी जो है प्लेज कर देंगे, और ये लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। और ये हुआ। इसीलिए ये एक फ्यूडल सिस्टम जो है, ये एक हेरार्कियल सिस्टम जो है, एक हेरार्की बन गई यहाँ पे, ये डेवलप हुआ यूरोप के अंदर। सो जो लोग, द पीपल हु sought protections were called the vassals or liegemen। The lord gave back the plot of the land loan as tier to his vassal। so lord क्या करता था? वो अपना इतना हिस्सा बोले, ठीक है, तुम यहाँ काम भी करो, तुम मेरा लैंड को भी देखो, और आई विल बी गिविंग यू प्रोटेक्शन ऑल्सो। इन सम प्लेसेस, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स fief, the word fief or the word feud was used for, and from which the term feudalism arrived। so this was how that feudalism, राजा कमजोर हुआ तो जो सब्जेक्ट्स थी, जो प्रजा थी, उसने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। किसकी तरफ? ये जो नाइट्स, ये जो मिलिट्री कमांडर्स थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसके बदले में आप क्या करोगे? बोले सर, हम आपका लैंड कल्टीवेट कर देंगे, हम आपको टैक्स भी देंगे। अभी हम पढ़ेंगे, देयर आर टाइप्स ऑफ पीजेंट्स जो है, उनको भी देखेंगे। सो दिस वाज हाउ दिस फ्यूडलिज्म developed in Europe। Now, what were the features of this feudalism? Villages-based economy was self-sufficient and produced little surplus for trade। So, mostly this whole, feudalism was based on a village economy। और ये actually cultivate कर ही इतना रहे थे कि मतलब first of all they can become self-sufficient, और दूसरा बहुत ही छोटा इनके पास surplus for trade बच रहा था। जो पीजेंट्स थे, दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड एंड वर एक्सप्लॉइटेड। ऑब्वियसली आज भले ही वो प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा था? ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनके लैंड में जो पीजेंट्स काम कर रहे थे, इनके लोग जो काम कर रहे थे, उनको ये क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसी की वजह से जो सर्वडम था, ये जो सिस्टम था सर्वडम का, एक बिकेम अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म। मींस एक जो लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, लाइक से अगर ये पिरामिड है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे नीचे होगी, मींस ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे। whatever was produced on the manor was consumed by the lord and the inhabitants, while very little was traded। अब हो क्या रहा था? अभी हम आगे, आई थिंक हियर, yes, this is a manor। so there were various parts of this feudalism। बहुत important कुछ फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। so जो भी इस माना में, जो भी इस कहना चाहिए किले में, या जो उस किले के आसपास जो भी प्रोड्यूस हो रहा था, होता क्या था कि वो सारा जो है, वो जो मैनर होता था, उसके वो जो हवेली, मतलब मैनर इज लाइक हवेली, लार्जर साइज ऑफ हवेली, उसमें कंज्यूम हो जाता था। और वहां जो लॉर्ड बैठा होता था ना, जो लॉर्ड मैनर बैठा होता था, वो
मेजॉरिटी चीज को अपने जो भी उसके साथ हवेली में या जो उस छोटे से किले में जो लोग रह रहे थे वो उनको कंज्यूम कर लेते थे और बहुत छोटा सा हिस्सा ट्रेड हो रहा था। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या पड़ता था, ये जो सर्फ नीचे काम कर रहे थे, ये जो पीजेंट्स नीचे काम कर रहे थे, इनके ऊपर जो है कहना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन का जो सारा बर्डन था वो इनके ऊपर आ गया। क्या क्या था फ्यूडलिज्म में? फ्यूडलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कैसल। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, दे यूज इन ह्यूज दे यूज्ड टू लिव इन ह्यूज कैसल्स और फोर्ट्स। द लिविंग हाउस ऑफ द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड एक्सिस्टेड इनसाइड द कैसल, सो दिस कैसल वाज एट द सेंटर। मींस इफ हम अगर यहां पे आए तो ये वाले जो लोग थे ये कैसल में रह रहे थे, ठीक है। Then another significant mark of feudalism was manor. The land associated with castle was known as manor. It was like a small state. So it was a larger castle. Let's say this castle is at the center. और इस कैसल से जो है दूर दूर तक जितना भी लैंड इसमें कवर हो रहा है, जैसे मान लो इस कैसल के अंदर जो है ये इतना बड़ा एरिया कवर हो रहा है। हर कैसल से एसोसिएटेड एक मैनर होगा विच इज लाइक अ स्मॉल स्टेट, और इस एरिया के लिए ये मैनर रिस्पॉन्सिबल होगा, इस एरिया के लिए ये मैनर रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ से मतलब इसका पूरा, so let's say this is the larger area of the castle, और यहाँ से ये मैनर्स थे। So these manors acted like a small state. State means मतलब जैसे एक फार्म हाउस, स्टेट समझ लो एक लार्जर साइज ऑफ फार्म हाउस। यहाँ पे castles, the castles cultivated land, dwelling houses of barons and church were associated with it. The feudal lord may had one or more manors. तो अब ये भी था। आप मैनर्स को ऐसे समझ सकते हो कि आप इसको रिलेट कर सकते हो हमारे इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन सिस्टम में, जिसको हमने जमींदार कहा या जिसको हमने जागीरदार कहा, कुछ उस तरीके का कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मैनर द स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूडल लॉर्ड वाज नोन। सो किसी भी फ्यूडल लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ थी, अगेन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, तो जैसे आप अकबर का सिस्टम देखोगे मनसबदारी का, तो मनसबदारी में हमने देखा कि वहां पे जितने ज्यादा आपके पास घोड़े हैं, ये आपके पास घुड़सवार है, आपके पास इन्फेंट्री कैवलरी कितनी है, आपके पास इन्फेंट्री कितनी है, ये तय करता था आपकी पावर कितनी है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उसको ऑपोजिट था। यहाँ आपके पास घुड़सवार कितने हैं या आपके पास जो इन्फेंट्री है वो कितनी है या आपके पास पैसा कितना है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है एज अ फ्यूडल लॉर्ड, ये कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी? इट विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजेशन ऑफ मैनर, कि आपके पास लैंड कितना बड़ा है, आपका मैनर, लाइक दिस वाज अ मैनर। सो यहाँ पे मैनर है, यहाँ पे जो वो फ्यूडल लॉर्ड है वो रह रहा था, ये सारा जो लैंड है उससे एसोसिएटेड है। वर्कशॉप भी होता था, एक चर्च भी उससे एसोसिएटेड होता था। दिस वर लाइक द फील्ड्स एंड ये आपका पास्चर, और ये जो आपके सर्व्स थे, जो आपके पीजेंट्स थे, उनके घर। सो एक मैनर को जो है सेल्फ सफिशिएंट माना गया, और यही जो मैनर था, यही जो कहना चाहिए जो स्टेट था, फाइन, ये पूरे इस एरिया पे जो भी उसके अंडर में था उस पर कंट्रोल करता था, और सारे जो भी पीजेंट्स थे, जो भी लोग थे, वो साथ में रहते थे। सो इट वाज अ सेल्फ सफिशिएंट। सो ये मैनर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बना इस फ्यूडल सिस्टम का। देन अब यहां कौन था? अब ये कौन रह रहा था? नाइट। नाइट का काम क्या था? अ नाइट टुक अ ओथ टू फाइट विद एनिमी एंड टू प्रोटेक्ट द वीक। सो ये जो नाइट होता था, इसने ये हमेशा एक प्लेज उठाता था, एक शपथ उठाता था कि जो है मैं दुश्मन से लड़ूंगा और जो है मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा एंड सो ऑन। जनरली ये जो लॉर्ड होता था, इसके रिलेटिव्स बेटे जो है वो एजुकेशन लेते थे और वही नाइट बनते थे। जिसको नाइट बनना होता था, ही हैड टू वर्क एज अ पेज और अ सर्वेंट नियर अनदर नाइट। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे एज अ पेज काम करना पड़ेगा। जो बड़ा नाइट है या जो सीनियर नाइट है, उसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, उसका मतलब सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। और फिर जब वो यहाँ पे वो प्रॉपरली सर्व कर लेता था, तो ही वाज अपॉइंटेड एज अ बॉडीगार्ड ऑफ दैट नाइट, जिसे स्क्वायर कहा गया। वो सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स, वहां से आप इसको काफी कुछ रिलेट कर सकते हो। अगर आपने देखी होगी तो, नहीं देखी होगी तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखी है तो वहां से काफी कुछ आप इस नाइटहुड के सिस्टम को
इस सर्व को और इस सिस्टम को रिलेट कर सकते हो. सो देयर यूज्ड टू बी अ नाइट. नाइट का एक सर्वेंट होगा, जो इमीडिएट बॉडीगार्ड होगा वो स्क्वायर होगा. उस स्क्वायर के एसोसिएटेड और इस नाइट से एसोसिएटेड एक पेज होगा, विच इज लाइक जो उसका डेली रूटीन का काम है. इट विल एक्ट लाइक अ सर्वेंट. सो पेज से स्क्वायर, स्क्वायर से फिर नाइट जो है वो प्रमोट होता था. ये नाइटहुड इस तरीके से किया जाता था. What were the next question is, what were the rights and the duties of the feudal lords? तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो ये मैनर को होल्ड कर रहे थे और ये जो नाइट्स को कंट्रोल कर रहे थे, इनका काम क्या था, इनके क्या राइट्स थे, इनकी क्या ड्यूटीज थी. मोस्ट ऑफ देम एम्प्लॉयड इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, आर्मी और डिप्लोमेसी. सो ये जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट में थे या आर्मी में थे या डिप्लोमेसी में थे. दे ऑल्सो लुक्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट्स, ड्रेनिंग ऑफ स्वैम्प्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स. सो दे वर ऑल्सो लाइक, यहाँ पे सारे जितना ये गवर्नमेंट से भी एसोसिएटेड थे. लेट्स से यहाँ पे पीछे इनका कैसल है, बड़ा कैसल है, तो ये जो है ये बड़े कैसल से भी एसोसिएटेड थे, वहां भी इनका कुछ ना कुछ रोल था. लेट्स से फाइनेंस का रोल था, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और एज ग्रेनरी मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट. ब्यूरोक्रेसी में थे या आर्मी से एसोसिएटेड थे अगर नाइट थे तो. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इनको कहना चाहिए, जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स था कहाँ पे, मैनर पे, या जो स्टेट्स हमने जिसको कहा, वहां पे भी ये उनका ट्रेड और कॉमर्स और सारी चीजें देख रहे थे. इनका मेन जो काम था, इट वाज टू सेव देयर सब्जेक्ट्स फ्रॉम इन्वेडर्स. जिन लोगों ने इसे कहना चाहिए, जिन लोगों ने अपनी लॉयल्टी प्लेज की थी, जो नीचे का जो पिरामिड का नीचे का तबका था, जिन्होंने अपनी लॉयल्टी प्लेज की थी, उनको कहना चाहिए कि प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इन्वेजन, दिस वाज देयर मेन ड्यूटी. जब ड्यूटी है तो राइट्स भी है. अब क्या होता था, जब तक ये लोग ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हायरार्की, मतलब जैसे लेट्स से ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, इसके बाद इसका बेटा काम करेगा, एंड दिस होल दिस विल गो ऑन हेरिडिटरी. जब तक काम कर रहा है, जब तक टैक्स दे रहा है, तब तक ये इसका. जहां पे लेट्स से उसका नेचुरल आयर नहीं है, जहां पर भी उसका लेट्स ही डाइड लिविंग अ माइनर सन और समथिंग लाइक दिस हैपन, तो ये जो वैसल का लैंड है, ये अपने आप किसका हो जाएगा, अपने आप ये उस फ्यूडल लॉर्ड का हो जाएगा. यही सिस्टम था यूरोप में. अब ओनरशिप, अब सवाल यह है कि कल्टीवेट तो वो सर्फ या वो जो पीजेंट है वो कर रहा है, कंट्रोल नाइट और फ्यूडल लॉर्ड्स और ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हु इज द ओनर ऑफ द लैंड? एक्चुअली द लॉर्ड, एनी लॉर्ड हिमसेल्फ, वेदर वो नोबल हो, वो नाइट हो, वो फ्यूडल लॉर्ड हो, वो कोई भी हो, he was not the direct owner of the land under him. He held the name in the name of his overlord. So let's say ये हमारा पिरामिड था हायरार्की का. So यहाँ पे जो होगा वो let's say ये 4 लेवल थे हमारे, तो ये जो होगा ये किसके नाम पे लैंड होल्ड करेगा, ये इसके नाम पे लैंड होल्ड करेगा. इसको ये लैंड ओनरशिप किसके नाम पे मिली, ये इसके नाम पे मिली. और यहाँ पे जो नोबल्स हैं, इनको किसके नाम पे मिली, किंग के या क्वीन के नाम पे मिली. तो अल्टीमेटली लीगली, मतलब ऑन पेपर, जितनी टेरिटरी थी वो किसकी थी, वो किंग की थी. Every lord has its own soldiers and was the sole authority in its state, but he was like, इसके नीचे का मालिक ये, इसके नीचे का मालिक ये, इसके ऊपर नीचे का मालिक ये. मतलब जो कुछ भी होगा, जैसे जमींदारी सिस्टम से अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, तो जमींदारी के जरिए क्या हो रहा था, थ्रू दैट हैंडफुल ऑफ जमींदार्स द ब्रिटिशर्स वर एबल टू कंट्रोल द होल अथॉरिटी, होल टेरिटरी. सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर, because there was a very little political unity, and though legally territory किसकी थी, legally territory तो थी किंग की, लेकिन उसके पास functionally उसके पास as such कोई central authority नहीं थी. How this society was there? जो मिडिवल यूरोप की सोसाइटी थी, it was divided into 3 groups called the states. क्लर्जी था, which was the monks and the priests worked for the Catholic Church. Their duty was to pray for the spiritual salvation of the people, जिनको हमने orators कहा. Then there were bellators. Bellators कौन थे? The nobles, lords, knights and their family. Their duty was to protect the population of the land. और तीसरी क्लास थी the workers. So there was like a king, और king के नीचे जो है 3 तरीके के लोग थे, 3 states थे, the nobles, the church, the priestly class and the common man.
So ये no, mainly they were peasants but craftsmen, merchants, and their duty was to produce food and goods needed for the society. So जो भी society की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो कौन produce करेगा, वो ये जो workers हैं, जो peasants हैं mainly, वो produce करेंगे. So this was the structure of medieval society. Now in this, where comes the church rule? चर्च कहाँ से आ जाता है? जब रोमन एम्पायर में आप देखोगे, हम जहां से इसकी शुरुआत करेंगे, ये जो पोप का कंसेप्ट आया, पोप को आप ऐसे समझिए दैट ही इज द रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ क्रिश्चियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. और एक पॉइंट ऐसा आया यूरोप में, यूरोप की हिस्ट्री में, जब ये जो पोप था ये किंग से भी बड़ा हो गया, इवन इन मेकिंग डिसीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री or that particular kingdom. How? We will see that. Sorry. In the Middle Ages, the people were very religious. So this was, everyone in Europe was a Christian except a small number of Jewish population. अभी देखो, अभी इस्लाम नहीं आया है तो मुस्लिम पॉपुलेशन का कोई रूल नहीं है. Jewish हैं, Jewish people हैं जो Judaism है, लेकिन majority of the Europe was Christian. The head of the church was Pope. He lived in Rome and ruled over the papal states or on the Italian peninsula. So अगर आपको यूरोप का मैप मैं अगर बनाने की कोशिश करूं, so something like this. This is what somewhat like map of Europe. ये आपका this and ये आपका इटली वाला पेनिनसुला आ गया, इधर नीचे अफ्रीका आ जाता है. Let's say like this. So here is this, ये जो इटालियन पेनिनसुला है, ये वाला रीजन एड्रियाटिक सी इस तरफ है. सो इसको कौन कंट्रोल करता था? इसको पोप कंट्रोल करता था. द पोप हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड कुड अनॉइंट अ किंग to make people support him or could excommunicate a king, thereby taking away people's support. So the pope was so strong at that point of time that he could give, he could, वो लोगों को मोटिवेट भी कर सकता था कि किसी पर्टिकुलर किंग को सपोर्ट करना है, और वो किसी राजा को उसकी गद्दी से हटा भी सकता था. ये पोप का स्टेटस था. बिलो द पोप, सो पोप वाज एट द सेंटर. Below the pope there were different kingdoms, or the church was divided into the secular clergy and the regular clergy. कैसे था? ये है वो क्लासिफिकेशन. सो सबसे टॉप पे कौन आए? पोप आए. पोप के नीचे there were two clergies. Number one was the secular clergy and there was the regular clergy. Secular clergy में सबसे ऊपर बिशप, उनकी सब मतलब आफ्टर पोप इट वाज बिशप एंड देन द प्रीस्ट. और ये जो प्रीस्ट थे, ये चर्च में जो लार्जर वो होता था, बिशप टॉप पे होते थे, उनके नीचे बहुत सारे प्रीस्ट होते थे, और वो जो है चर्च में प्रेयर्स और सारी चीजों को लीड करना, ये वाला काम वो प्रीस्ट कर रहे थे. ये जो रेगुलर क्लर्जी थी, इसमें दो तरीके के थे, अबॉट एंड द एबसीज. अबॉट मीन्स द मेल वन एंड एबसी डेफिनेटली द फीमेल वन, and the monk and the nun. So this is the monk, this is the nun at that point of time. So ये उस वक्त के चर्च का, क्या उस वक्त के क्रिश्चियन जो सिस्टम था, प्रीस्टली क्लास, जो क्लर्जी का सिस्टम था, उसका ये क्लासिफिकेशन था. दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू कैन रिमेंबर दिस. सो व्हाट वाज दिस सेक्युलर क्लर्जी? They lived between the people in the villages and the fiefs. Their leader were the bishops who had special churches called cathedrals. They controlled a large area called diocese that was divided into parishes. So इसको ऐसे समझिए कि बिशप कहाँ बैठा हुआ है? बिशप बैठा हुआ है कैथेड्रल में. बिशप के नीचे क्या होगा? बहुत सारे जो है वो चर्चेज, या जिसको हम पैरिशेस कहते हैं, और हर पैरिश पे एक प्रीस्ट होगा. सो दे लाइक कैथेड्रल के नीचे there are the priests were important among the peasants as they baptized them, married them, attended them when they were sick. Usually they were the only persons who could read or write. अब क्या होता था? ये जो पैरिश थे, ये जो प्रीस्ट थे, कौन? ये वाली जो क्लास थी, they were in direct contact with these peasants because peasants were like the largest number of the people population wise. अब क्या होता था? ये peasant क्या कर रहा था? ये peasants जो होता था, ये चर्च में टैक्स देता था, और this tax was called as tithe, as it represented a tenth of their crop or income. तो जो भी इनका क्रॉप का प्रोड्यूस होता था, जो भी इनका इनकम होता था, इसका 10% जो है वो कहाँ जाता था? वो चर्च में. उसके बदले में क्या कर रहे थे प्रीस्ट? उनको बैप्टाइज कर रहे थे. बैप्टाइज इज लाइक
वो एक तरीके से शुद्धिकरण है क्रिश्चियनिटी में, और कैथलिक दे कैन टेल बेटर। सो वो मतलब प्रॉपर उनका प्यूरिफिकेशन होता था, और फिर दे वर लाइक इंडक्टेड। जो मैरिज एडमिनिस्टर करने का काम होता था वो प्रीस्ट करता था। व्हेन दे वर सिक, सो जब कोई बीमार होता था उसको द होली बुक के जो वर्सेस होते हैं वो सुनाना। और उस पूरे रीजन में जहां पर भी एक प्रीस्ट होता था, टेक्निकली देयर वाज ओनली अ प्रीस्ट हु कुड एक्चुअली रीड एंड राइट। अब जब ये सारे काम जो है वो प्रीस्ट कर रहा था, तो उसके बदले उसे क्या मिलता था? चर्च को मिलता था टैक्स, और ये टैक्स कितना होता था? 1/10 होता था। सो दिस वाज द सेक्युलर क्लर्जी। द रेगुलर क्लर्जी, दे वर लाइक मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर्स। ये मतलब आम लोगों के बीच नहीं रह रहे थे ये। दे यूज्ड टू गो एट लोनली प्लेसेस, दे प्रे गॉड, दे डिडंट दे लिव्ड इन अ मोनेस्ट्री एंड वर कॉल्ड मॉन्क्स। Even if they were women, they lived in a convent and they were called nuns. So monastery में monks थे, convents में nuns थी, और each monastery was ruled by an abbot and each convent was ruled by an abbess. So इस तरीके से आप समझिए कि there is a monastery, or let's say there is a कॉन्वेंट। इसमें टॉप पे कौन होगा? टॉप पे एबॉट होगा, यहाँ एबीस होगा, सेम लाइक जो हमने यहाँ पढ़ा ये वाला। सो ये एबॉट जो है ये मोनेस्ट्री का हेड होता है, ये एबीसीस जो होती थी ये उसके जो कॉन्वेंट होते थे उसकी हेड होती थी, और ये जो होते थे इनके अंडर ये सारे प्री मॉन्क्स और नन्स जो होते थे इनके अंडर होते थे। मोनेस्ट्रीज ओन देयर ओन लैंड और फील्ड्स वेयर पीजेंट्स वर्क। अब ये मोनेस्ट्रीज का अब जो नीचे चर्च है, या जो नीचे जिसे हमने पैरिश कहा, इसका जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या था? कि ये जिन लोगों के बीच में रह रहे थे, जो सेक्युलर क्लर्जी था, वो जिन लोगों के बीच में रह रहा था जहाँ पे प्रीस्ट सारे मैरिज और बर्थ और डेथ और सारे जो चीजें उससे एसोसिएटेड जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसको एडमिनिस्टर कर रहा था, और इसके बदले वहाँ जो लोग रह रहे थे वो क्या कर रहे थे? इनको अपना टैक्स दे रहे थे। लेकिन मोनेस्ट्री के पास तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दे वर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीपल। सो क्या हुआ? ये इन्होंने दे वर लाइक वर्किंग, तो इनके खुद के लैंड होते थे, खुद के फीफ्स होते थे जहां पे ये पीजेंट्स काम करते थे। कुछ ऐसे रिलीजियस ऑर्डर्स भी थे जो क्लोज थे, सो दैट देयर मेंबर्स कुड नॉट लीव द कॉन्वेंट और मोनेस्ट्री। सो ये भी प्रैक्टिस होता था। Initially, the monasteries were the institutions of high learning, and monks worked to uplift the people's moral life and welfare of the poor. But soon, in Middle Ages, ये जो monasteries और ये जो convents बने थे, क्यों बने थे? क्यों? ताकि ये जो they were high institutions of learning, ये जो monks हैं, ये जो लोग हैं, इनको देख के लोगों के अंदर एक गुड सेंस ऑफ गुड फीलिंग आए, और जिसकी वजह से वो एक अच्छी एक लाइफ जी सकें। लेकिन क्या हुआ? बाय द मिडिल एजेस दिस होल मॉन्क जो वेलफेयर और ये जो मोनेस्ट्रीज थी, जो कॉन्वेंट्स थे, दे वर ऑल करप्टेड। एंड होने क्या लगा कि करप्शन आ गया। जैसे किसी ने कोई गुनाह कर दिया, किसी ने कोई सिन कर दिया, तो उस सिन को रिमूव करने के लिए, उस गुनाह को खत्म करने के लिए वो क्या करने लगे? पैसे लेने लगे। जैसे क्या होता था, एक जो एग्जांपल यहाँ पे है कि वो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस देते थे कि किसी ने कोई गुनाह कर दिया है, जो रिलीजियसली जिसे हम पाप कहते हैं, या जो व्हाट वी कॉल एज सिन, वो आएगा, वो चर्च को अपना पैसा देगा, और वो पैसा देके वो जो है वो अपने सारे पाप, जो अपने गुनाह हैं, वो उसके खत्म हो जाएंगे। इससे पहले क्या होता था? अगर किसी ने इस तरीके का कुछ गलत काम किया है जो कि रिलीजियसली विच इज कंसिडर्ड अ सिन, तो क्या होता था? उसको डिफरेंट जगह पे जाके पिलग्रिमेज करना पड़ता था, और तब जाके उसके जो है वो he could his or her sins were removed। लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया? जब ये चर्च में करप्शन आ गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये जो है हमसे लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीद लो, और आप जैसे ये खरीद लोगे तो जो है आपका सारे गुनाह माफ। फिर क्या हुआ? चर्च was the only institution for education in the medieval time, but becoming a monk was the only future prospect of this education offered। मोस्टली जो मतलब चर्च के अलावा या ये जो मोनेस्ट्री, इसके अलावा आप कहीं पढ़ नहीं सकते थे, और अगर आप इसमें पढ़ लिए तो आपके पास मॉन्क बनने के अलावा और कोई करियर ऑप्शन नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जो भी लैंग्वेज थी वो लैटिन में थी,
मतलब जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो पढ़ाई जो हो रही थी वो लैटिन में हो रही थी, और लैटिन वाज स्टिल नॉट अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। होता क्या था, दूसरी चीज, चर्च ने कहा कि हर साल में एक बार आके अपने पिछले साल में जो भी गुनाह किए हैं, जो भी आपने पाप किए हैं, उनका जो है कन्फेशन आके आप फादर के सामने करिए, और ये कंपलसरी है, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और जितने आपके गुनाह होंगे उस हिसाब से आप लेटर ऑफ इंडल्जेंस हमसे खरीद लो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सारा ये जो है ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, करप्शन, और ये सारा जो है ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पोप, नन, बिशप्स, दे ऑल बिकम करप्ट, एंड वो बड़ी लैविशिंग सी लाइफ जीने लगे, जो मतलब राजा महाराजाओं वाली जो जिंदगी है वो जीने लगे। उसके अलावा लॉजिक, रीजन एंड साइंस वर डिस्करेज्ड। सो ये सब बातें जो हैं, ये लॉजिक की या साइंस की बातें करना जो है, ये एक्चुअली इट वाज कंसिडर्ड एज सिन, एंड द चर्च बिकेम वायलेंट। हाउ? इट ऑर्डर्ड बर्निंग ऑफ द पीपल हु अपोज द आइडिया ऑफ द गॉड, रिलीजन एंड इवन फिजिकल फिनोमेना। मतलब हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो पुराने दौर के थिंकर्स थे, जो उस दौर के फिलोसोफर्स थे, उनको चर्च ने ही एक्चुअली मौत की सजा दे दी, क्योंकि वो उनके इस दिस रैशनैलिटी, दिस लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस साइंटिफिक principles, they were not accepted. Rather what they believed was in witches, superstition, magic. Ultimately violent turn हुआ, और ये बहुत, मतलब जैसे हम कहते हैं ना डार्क एजेस, दिस वर द रियल डार्क एजेस। डार्क एजेस का मतलब था कि हर तरफ अंधेरा था। अंधेरा किसका? अज्ञानता का। अंधेरा किसका? अंधविश्वास का। तो ये वो दौर था यूरोप का, और इन सब में पोप वाज सो स्ट्रांग, वो राजा तक को कंट्रोल कर रहा था, और राजा के पास ज्यादा कुछ पावर थी नहीं। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू रिलेट दिस फ्यूडलिज्म विद चर्च, एंड देयर यू विल फाइंड दैट दिस वाज लाइक एन ओवरलैपिंग सिचुएशन हियर। सबसे जो कहना चाहिए प्रताड़ित, एक्सप्लॉइटेड क्लास थी, वो थी पीजेंट्स की, और ये 90% ऑफ द टोटल, मैंने एंड में इसीलिए इनको लिया। तो नाइट समझ में आया, चर्च का रोल समझ में आया, किंग किसी काम का नहीं था, सिर्फ वो अपना लैंड ओनरशिप जो है वो ऊपर नीचे वो ट्रांसफर करता रहता था। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? वो पीजेंट्स की थी। दे वर लाइक 90%। और देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स भी दो तरीके के होते थे, एक होते थे फ्रीमैन, एक होते थे सर्फ। फ्रीमैन कौन होते थे? They owned the land, worked but had to pay taxes to the lord and the priest. They could leave the fief if they wished and married anyone they choose. तो जब तक इनका दिल, फ्रीमैन कौन थे? जब तक उनका दिल करेगा वो काम करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो शादी करके कहीं भी जा सकते हैं, और जब तक वो टैक्स दे रहे हैं उनके पास ओनरशिप है। लेकिन सर्फ क्या होता था? एक तरीके से बंधुआ मजदूरी थी। They could not leave the fief or get married without his permission. They had to work on the Lord's land without salary, and they had to pay taxes to their Lord and the priest. तो एक तो इन बेचारों को सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और दूसरा इनको जो वो 10% टैक्स था वो भी देना था अपने प्रोड्यूस में से, और जो है इनको सिर्फ मतलब बेसिकली ये सिर्फ ये थे कि तुम जो है खेती बाड़ी करो, हमारा प्रोड्यूस होगा, हम ही को टैक्स देना, और हम हमारी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते, हमारी मर्जी के बगैर जा नहीं सकते, जो फ्यूडल लॉर्ड था। सो दिस वाज लाइक द टू मेजर टाइप्स ऑफ पीजेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So now I think with this you could have understood what was the condition of the society at that point of time. जो हम कह रहे हैं ना, हम रेनेसां पढ़ेंगे, हम रेनेसां की शुरुआत करेंगे, और रेनेसां के आने से ठीक पहले ये सिचुएशन थी. साइंटिफिक लॉजिक, रीजन, कोई बात नहीं थी. किंग वाज वीक, किंग वाज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप, चर्च वाज करप्ट, चर्च पैसे लेके लोगों के गुनाह माफ करवा रहा था. So this was the condition, and in that we need a rebirth. We need a rebirth of ideas, and that we will see in the next lecture. I hope this was beneficial to you. आपको इसका फायदा मिलेगा, and slowly when this whole series, world history की जो हमारी series जैसे ये complete होगी, we will definitely will be in a situation to answer all the questions, and you have a better understanding of the world history. So I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.